भाई प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टाइप ऑफ सेक्शंस को डिस्कस किया था टाइप ऑफ सेक्शंस को हमने डिस्कस किया था। आज पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि हमारी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद हम आगे का टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे जो है हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कल हमने देखा था MOR हमारा बार बार आ रहा था एक वर्ड MOR बैलेंस, तो हम उस चीज को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल है एक छोटा सा कि किस टाइप का न्यूमेरिकल जो अभी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे बन सकता है। तो न्यूमेरिकल आपका है इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील if the permissible stress in steel permissible stress in steel और साथ ही साथ इन टेंशन एज कितना है आपका 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन फाइंड आउट द न्यूट्रल एक्सिस, find out the neutral axis depth, then find out the neutral axis depth for a singly reinforced rectangular section। ठीक है, तो भाई ये हो गया अपना क्वेश्चन न्यूमेरिकल। एक बार अच्छे से रीड कर लो आप इसको। क्या बोला है, इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन इज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देन फाइंड आउट द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फॉर अ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको गिवन है वो नोट डाउन करो, तो फिर सोचो कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को फाइंड आउट करने के लिए। आई बात समझ में? तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि भाई क्वेश्चन के अंदर अपने को सिर्फ और सिर्फ टेंशन में स्टील की स्ट्रेसेस गिवन है। गिवन सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो गिवन डेट की अपन यहां पे बात करते हैं। तो गिवन डेट में आप देखोगे स्टील के अंदर टेंशन में आपको स्ट्रेसेस देके रखी हैं, मतलब सिग्मा ST आपको देके रखा है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये अपने को देके रखा है। कल के लेक्चर के अंदर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था कि x बैलेंस डिवाइड बाई d इक्वल्स टू हमारा होता था 1/1 प्लस 3 सिग्मा ST डिवाइड बाई 280। ये फॉर्मूला पढ़ा था। हाँ ठीक है, अपने को न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ मतलब कि ये एक्स बैलेंस फाइंड आउट करना है। सिग्मा ST अपने को गिवन है लेकिन डी अपने को गिवन नहीं है, तो हम डी के फॉर्म में अपना आंसर यहाँ पे दे देंगे। क्या दिक्कत है, डी के फॉर्म में दे सकते हैं ना आंसर।
तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पर अपने को सारी वैल्यू पुट कर देना है। तो वैल्यू तो एक ही रहेगी आपकी, 1 प्लस 3 इंटू 140 डिवाइड बाई 280 कर दोगे पुट। और आपने जैसे ही इस वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एक्स बैलेंस डिवाइड बाई डी। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.40। कितना आएगा, 0.40। तो अपने को तो एक्स बैलेंस बताना है, तो अपन क्या बता देंगे कि भाई जो एक्स बैलेंस हमारा यहाँ पे आएगा वो आएगा 0.40 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा सा लग रहा था कि यार हो सकता है बड़ा क्वेश्चन हो, बट इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका है वो आपके एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, कैलसी की भी इतनी नीड नहीं है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, चलो इसके बाद अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन यहाँ पे देखते हैं कि और किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले के बेसिस पर आपका हो गया है, अगला है द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड, द इफेक्टिव डेप्थ, द इफेक्टिव डेप्थ the effective depth of a singly reinforced of a singly reinforced rectangular beam लिख लो आप पूरा, singly reinforced rectangular beam, singly reinforced rectangular beam is 30 centimeter, is 30 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इफेक्टिव डेप्थ अपने को देके रखी है 30 सेंटीमीटर। द सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड, द सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड। सेक्शन जो हमारा है वो कैसा है, वो सेक्शन हमारा ओवर रेनफोर्स्ड है। ठीक है, एंड न्यूट्रल एक्सिस इज 12 सेंटीमीटर, एंड न्यूट्रल एक्सिस इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर? कहां से? बिलो द टॉप, बिलो द टॉप। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस अटेन बाय कंक्रीट, if the maximum stress attained by concrete is 50 kilogram per centimeter square, is 50 kilogram per centimeter square, and modular ratio is 18, and modular ratio is 18। मॉडुलर रेशियो कितना है? 18 है। देन फाइंड द स्ट्रेस इन स्टील, फाइंड आउट स्ट्रेस इन स्टील। स्टील के अंदर आप स्ट्रेस को फाइंड आउट करें। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है,
बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पर आपको सही फॉर्मूला, सही अप्रोच आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन आपको देके रखी हुई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन गिवन डेट की बात करते हैं। सबसे पहले तो गिवन डेट में इफेक्टिव डेप्थ आपका हो गया है 30 सेंटीमीटर और न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ भी देके रखी हुई है। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ अपने को देके रखी हुई है हाँ 12 सेंटीमीटर और ये बिलो द टॉप, साथ में ये भी मेंशन कर लेना, बिलो द टॉप, टॉप से देके रखी है 12 सेंटीमीटर देके रखी हुई है ना। साथ ही साथ जो कंक्रीट की स्ट्रेसेस आपकी हैं, अच्छा सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स है, तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में कल मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट की जो स्ट्रेस होती है वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहले पहुंच जाती हैं प्रायर टू स्टील। क्लियर, मतलब कि आपको सिग्मा सीबीसी भी यहाँ पे देके रखा हुआ है। कितना देके रखा है? 50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो मॉड्यूलर रेशियो भी अपने को देके रखा हुआ है 80। अपने को निकालना है यहां पर स्टील के अंदर स्ट्रेसेस, यही निकालना है ना। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए कल हमने एक क्या बनाया हुआ था, स्ट्रेस वेरिएशन का डायग्राम बनाया हुआ था ना। बनाया था। सपोज ये हमारी यहाँ पे क्या हो गई है, न्यूट्रल एक्सेस हो गई है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सेस जो आपकी है टॉप से कितनी देके रखी हुई है, अपन यहाँ पे लिख देते हैं। टॉप से भाई अपने को 12 सेंटीमीटर देके रखी हुई है और सिग्मा सीवीसी जो हमारी है वो है 50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो स्टील की स्ट्रेसेस हैं वो तो पहुंच ही नहीं पा रही ना अपनी परमिसिबल वैल्यू पर, तो उसको आप FST/M ही लोगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो अपने को इफेक्टिव डेप्थ भी देके रखी हुई है। इफेक्टिव डेप्थ देके रखी है ना, कितनी देके रखी है? 30 सेंटीमीटर देके रखी हुई है। तो अगर 30 सेंटीमीटर ही अपने को देके रखी हुई है तो आप यहां पे देखो ये कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस 12 इक्वल्स टू कितना आया 18 सेंटीमीटर। रिमेनिंग आपका 18 सेंटीमीटर हो गया। अपने को FST/M निकालना है तो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे लगा दें क्योंकि ऑलमोस्ट सारी वैल्यू अपने को पता है यहाँ पे। तो भाई सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, अपन यहाँ पे लगाते हैं बाई सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल से क्या आ जाएगा 12, अपन पहले लगा देते हैं। क्या लगाया था अपन ने, x अपॉन d माइनस एक्स इक्वल्स टू सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाई FST/M, यही लगाया था। अच्छा ये 12 सेंटीमीटर जो आपको देके रखा हुआ है ये x है, ये 30 माइनस जो 12 आपने किया है ये आपका d माइनस एक्स है ना। तो x की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, FST अपने को निकालना है ना। तो देखो FST अपने को निकालना है तो FST अपन निकालते हैं तो ये m का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, कर दिया। तो सिग्मा सीबीसी इंटू m क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू आ जाएगा d माइनस एक्स, डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आपका आ जाएगा x आ जाएगा। तो FST अपना क्या हो जाएगा, ये अपने को देके रखे हैं 50 इंटू मॉड्यूलर रेशियो 18, ये भी आपका 18 निकल के आया है, डिवाइड बाई
एक्स आपका कितना देके रखा हुआ है, 12 देके रखा हुआ है। आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे एफएसटी आपका कितना आ जाएगा, 1350। एफएसटी आपका कितना आ जाएगा, एफएसटी आपका आ जाएगा 1350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर। देखो क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आपका जो है बहुत सिंपल है, लेकिन बस आपको यहां पे याद ये रखना है कि आप अप्रोच क्या ले रहे हो। ठीक है, अब देखो यहां पे सिंपल सा स्ट्रेस वेरिएशन बनाना था और उसके बेसिस पर आपको एफएसटी कैलकुलेट कर देना था। आया समझ में? देखो रिप्लाई करते जाओ, समझ में आया? सिंपल सा है ये। देखो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो जो प्रीवियस लेक्चर आपका था ना, वो प्रीवियस लेक्चर आपका अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और अपन देखेंगे, एक न्यूमेरिकल और देखेंगे। न्यूमेरिकल आपका है एन आरसी बीम 200 mm वाइड, एन आरसी बीम 200 mm wide, 200 mm wide, has an effective depth of, has an effective depth, इफेक्टिव डेप्थ कितनी है आपकी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 350 mm। ठीक है, मतलब भाई क्रॉस सेक्शन आपको यहां पे दे दिया है। द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील, द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, stress in concrete and steel, concrete and steel are 5 Newton per mm square, are 5 Newton per mm square and 140 Newton per mm square, and 140 Newton per mm square. Clear? Respectively. मतलब कंक्रीट की जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं वो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हैं और स्टील की कितनी है, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, find the depth of neutral axis, अपने को न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालना है। एरिया ऑफ स्टील अपने को निकालना है, एरिया ऑफ स्टील, और एरिया ऑफ स्टील जब अपन निकाल ही रहे हैं तो अपन यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील भी निकाल लेंगे, एंड परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो जो अपने को लेना है, टेक मॉड्यूलर रेशियो स्मॉल m इक्वल्स टू 18.66, कितना लेना है, 18.66 अपने को लेना है। ये क्वेश्चन है सिंपल सा। ठीक है, निकालना है अपने को यहां पे अब सारी चीजें। हाँ कैसे निकालेंगे,
गिवन डेट की अपन बात करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन अपन देखेंगे और सॉल्यूशन में अपन सबसे पहले गिवन डेट की बात करेंगे कि क्या क्या चीजें अपने को गिवन है। देखो सबसे पहले तो बी अपने को गिवन है और बी अपने को देके रखा है 200 mm, ठीक है। इसके बाद इफेक्टिव डेप्थ गिवन है अपने को, जो देके रखा है 350 mm, देके रखा है 350 mm, हाँ ठीक है। और कंक्रीट के अंदर परमिसिबल स्ट्रेस मतलब कि सिग्मा सीवीसी देके रखी है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और सिग्मा एसटी भी अपने को देके रखा है, ये भी परमिसिबल ही है, ये देके रखा 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देके रखा हुआ है। बस यही चीजें देके रखी हुई हैं, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, एरिया ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील अपने को निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो आइए देखते हैं। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को जो दिया गया है उसका अपन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गई हमारी न्यूट्रल एक्सिस। ये अपने को कितना देके रखा हुआ है, बिट अपने को देके रखा हुआ है 200 mm, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील भी तो निकालना है अपने को, ठीक है। ये अपना AST हो गया, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई, फाइंड आउट कर लेंगे अपन। ये अपना हो जाएगा यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ, कितनी देके रखी है इफेक्टिव डेप्थ अपने को 350 mm देके रखी है। अब क्या करते हैं, अब अपन बना लेते हैं एक स्ट्रेस का वेरिएशन इसके लिए। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ अपने को फाइंड आउट करना है ना। इसको अपन बोल देते हैं एक्स बैलेंस, ठीक है। और ये कंप्लीट अपना क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट अपना हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ डी। तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा, ये बचेगा अपना डी माइनस एक्स बैलेंस बचेगा, डी माइनस एक्स बैलेंस। यहाँ पे क्या होंगी आपकी सिग्मा सीवीसी जो अपने को देके रखी है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर देके रखी है। और यहाँ पे अपने को सिग्मा एसटी देके रखा हुआ है, सिग्मा एसटी अपने को कितना 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये बना दिया अपन ने यहाँ पे डायल, ठीक है। तो अपन पहले तो एक सेम अप्रोच यहाँ पे लेते हैं सॉल्यूशन के लिए कि वही सिमिलर ट्रायंगल अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ हमारी निकल आएगी, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर, कैसे, बाय सिमिलर ट्रायंगल, बाय सिमिलर ट्रायंगल। और बाई सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे अपन ने लगाया है तो क्या वही सेम आ जाएगा, एक्स बैलेंस डिवाइड बाई डी माइनस एक्स बैलेंस, बैलेंस सेक्शन यहाँ पे हो गया और क्या आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सिग्मा सीवीसी डिवाइड बाई सिग्मा एसटी बाई एम, ये आ जाएगा। इसके अंदर कर देते हैं अपन वैल्यू पुट, एक्स बैलेंस तो अपने को नहीं पता है, ठीक है। तो एक्स बैलेंस इफेक्टिव डेप्थ अपने को पता है कितनी है
350 माइनस एक्स बैलेंस आपका आ जाएगा इक्वल्स टू, ये अपने को 5 दिया गया है और ये अपने को 140 डिवाइड बाई मॉड्यूलर रेशियो भी अपने को दिया गया 18.66। अब आपकी यहाँ पे क्या होगी, एक इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी ना एक इक्वेशन, और उस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो मतलब ए वाली टर्म जो है इधर चली जाएगी, एक्स बैलेंस वाली टर्म को अपन एक साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है, एक साइड लेके आ जाएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो एक्स बैलेंस जो आपका यहाँ पे निकल के आएगा ना, एक्स बैलेंस आपका जो यहाँ पे निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 139.97 mm। ठीक है, आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आप डायरेक्ट मत जाना जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे, आप इक्वेशन को सॉल्व करके देखो और चेक करो कि यही आंसर आ रहा है, आप चेक करो यही आंसर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद अपन कैलकुलेट करेंगे क्या, एरिया ऑफ स्टील। दूसरा हमारा क्या था, एरिया ऑफ स्टील था, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील अपने को फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ स्टील के लिए आपने कोई सेपरेट फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कोई सेपरेट फॉर्मूला मैंने अभी तक आपको बताया है क्या एएसटी के लिए, नहीं बताया है ना। तो कुछ तो तरीका बताया होगा जहां से अपन एएसटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर, क्या बताया है, मैंने आपको बताया था कि अपन क्या करते हैं कि जो हमारा टोटल कंप्रेसिव फोर्स होता है उसको अपन बराबर रख देते हैं टोटल टेंशन फोर्स के। किसके बराबर रख देते हैं, टोटल टेंशन फोर्स के रख देते हैं। अब अगर इसकी बात करूं टोटल कंप्रेशन की, तो ये हमारा क्या था, 1/2 इंटू सिग्मा सीवीसी इंटू एक्स बैलेंस इंटू बी, यही था हमारा। और टोटल टेंशन हमारा क्या था, एम इंटू ईएसटी इंटू सिग्मा एसटी बाई एम, यही था। हाँ, अब तो आ गया होगा आपको समझ में कि हाँ ऐसा कुछ किया था अपन ने, ऐसा कुछ किया था। ए एम से ए एम आप कैंसिल आउट कर दो, कर दिया, कैंसिल आउट जैसे ही आपने किया तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू सिग्मा सीवीसी, ये तो 5 है। आपका एक्स बैलेंस निकल के यहाँ पे आ चुका है, कितना निकल के आया है, 139.97। बिट आपको पता है 200 दे के रखी हुई है। ईएसटी अपने को निकालना है, सिग्मा एसटी कितना है, 140 है। आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आपका यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ईएसटी निकल के आ जाएगा। हाँ, एरिया ऑफ स्टील आपका निकल के आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है जल्दी से कैलकुलेट करके, एरिया ऑफ स्टील। ऐसा मत करो यार, कैलकुलेशन करो, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, मैं ही सारी चीजें कैलकुलेट करके लिख दूंगा तो एग्जाम में आप कैसे करोगे। हाँ, ईएसटी आपका यहाँ पे निकल के आएगा 499.89 और यूनिट आपकी mm स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील निकला है। तो हो सकता है आपसे एरिया ऑफ स्टील वो फाइंड आउट करा ले। तो मैं 3 क्वेश्चन, इस बड़े क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन करा रहा हूं।
पहला क्वेश्चन अपन ने न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का किया, देखो दूसरा क्वेश्चन अपना एरिया ऑफ स्टील हो गया, तीसरा ही इसके अंदर उसने पूछा है परसेंटेज टेंसाइल स्टील का। इसका पूछा है परसेंटेज टेंसाइल स्टील, मतलब परसेंट पीटी, ये अपने को फाइंड आउट। सिंपल सा है, ये तो डायरेक्ट आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि परसेंट पीटी जो आपका होता है ये क्या होता है, EST डिवाइड बाई B इंटू डी इंटू 100, यही पढ़ा है। EST निकल के आया 499.89, B अपने को कितना दे के रखा है 200, D कितना दे के रखा है 350, मल्टीप्लाई कर दिया 100। ठीक है, सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल के आएगा 0.714, ये आपका आ गया परसेंट पीटी। ये आपका क्या निकल के आ गया है, ये आपका निकल के आ गया है परसेंट पीटी। तो आई बात समझ में, ये न्यूमेरिकल्स आपके इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो अभी तक अपन ने देखा है पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पर अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व करके यहाँ पे देख लिए। ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद अपन यहाँ पे बीम की बात कर रहे हैं ना, बीम की बात, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की बात कर रहे हैं, डबली रेनफोर्स्ड बीम की बात कर रहे हैं। तो बीम के अंदर मिनिमम से मिनिमम कितना एरिया ऑफ स्टील अपने को एम्बेडेड करना है कि उसके अंदर प्रीमेच्योर फेल्यूर ना हो, या फिर मैं ये कहूं कि एक बीम के अंदर कितना मैक्स टू मैक्स हमें स्टील एम्बेडेड करना है कि प्रॉपरली आप ये बोल सकते हो कंजक्शन ऑफ स्टील ना हो। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट अपन जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील। क्या पढ़ने वाले हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील। मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, सबसे पहले अपन यहां पे बात करेंगे किसकी, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई मिनिमम एरिया ऑफ स्टील जो आपका है वो क्या कहलाता है, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील की क्यों रिक्वायरमेंट है आपको, यहाँ पे ये भी बोल सकते हो। क्लियर, तो देखो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि मिनिमम एरिया ऑफ स्टील आप, या यूं बोलूं कि कंक्रीट के अंदर कम से कम हमें कितना स्टील प्रोवाइड करना है कि उसके अंदर प्रीमेच्योर फेल्यूर ना हो, क्या ना हो, प्रीमेच्योर फेल्यूर ना हो। इसलिए हमें मिनिमम एरिया यहाँ पे प्रोवाइड करना है। और IAS कोड ये मिनिमम एरिया कितना रिकमेंड करता है कि आपको कम से कम कितना एरिया यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अपन देख लेते हैं मिनिमम एरिया ऑफ स्टील क्या होता है। द मिनिमम एरिया, सॉरी, द मिनिमम रेनफोर्समेंट रेशियो, द minimum reinforcement ratio
reinforcement ratio minimum, the minimum reinforcement ratio is the lowest possible quantity, is the lowest possible quantity, lowest possible quantity of steel that should be of steel that should be embedded in concrete element, embedded in concrete embedded in concrete element to prevent premature failure, to prevent, ठीक है, क्या कौन सा फेल्यूर आप बचा रहे हो यहाँ पे, प्रीमेच्योर फेल्यूर आफ्टर लूजिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील आईएस कोड कितना रिकमेंड यहां पे करता है, आईएस कोड रिकमेंडेड मिनिमम एरिया ऑफ स्टील फॉर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड जो आपका है, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये रिकमेंडेशन याद रखना है आपको। आईएस कोड रिकमेंडेशन या रिकमेंड लिख लो, आईएस कोड रिकमेंड मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील फॉर बीम एच, कितना देखते हैं, तो कितना प्रोवाइड करना है, ठीक है, एएसटी मिनिमम, तो देखो आप यहां पर एएसटी मिनिमम कितना होगा आपका, एएसटी मिनिमम बी इंटू डी इक्वल्स टू कितना रहेगा आपका 0.85 डिवाइड बाई F1, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एएसटी मिनिमम जो आपका है वो आपका रहेगा 0.85 इंटू बी डी डिवाइड बाई F1। ठीक है, ये अपन किस लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये अपन प्रोवाइड यहां पे करा रहे हैं टू प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट द स्नैपिंग ऑफ स्टील, क्लियर, टू प्रोवाइड safeguard against the snapping of steel, स्टील के अंदर स्नैपिंग ना हो, स्नैपिंग ऑफ स्टील, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अब मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील। नेक्स्ट क्या है? मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील। मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील आपका कंक्रीट के अंदर इकोनॉमी हो गया, सेफ्टी हो गया, ब्रिटल फेल्यूर हो गया, इन सारी चीजों को इंश्योर करता है कि कंक्रीट के अंदर ब्रिटल फेल्यूर ना हो, कंक्रीट आपका मतलब जो स्ट्रक्चर आपका है वो इकोनॉमिक भी रहे, साथ ही साथ सेफ्टी भी रहे। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो दूसरे शब्दों में कि स्टील का कंजक्शन ना हो। अब अपन ऐसा सोचेंगे अरे स्टील प्रोवाइड करने से तो हमारा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, दे जा रहे प्रोवाइड करे जा रहे, तो ऐसा भी नहीं करना है। सबसे पहले इकोनॉमिक आपका नहीं रह पाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। बहुत पास पास में सरिये अगर आ गए तो कंक्रीट उसमें से पास कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसके लिए आईएस कोड में मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील का रिकमेंडेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या आएगा आपका? द मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील इंश्योर द मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील इंश्योर कंक्रीट मेंबर, इंश्योर concrete member economy, concrete members economy होगा आपका एक। दूसरा प्रोवाइड सेफ्टी, प्रोवाइड सेफ्टी और किसके लिए? अगेंस्ट ब्रिटल फेल्यूर, अगेंस्ट ब्रिटल फेल्यूर ना हो, सडन फेल्यूर ना हो, इसके लिए भी मैक्सिमम एरिया आपका हो गया है। क्लियर? ब्रिटल फेल्यूर ऑफ कंक्रीट। दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हो? दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि टू अवॉइड द कंजक्शन ऑफ स्टील, in other words to avoid the conjunction of steel, to avoid the conjunction of steel, IS code recommended, maximum area of steel, recommended maximum area of steel for beam, याद रखना ये बीम के लिए है, एज कितना कितना? हाँ, तो देखो AST मैक्स डिवाइड बाई B इंटू डी। यहाँ पे कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ आपका है, मतलब इक्वल टू 0.04, कितना? 0.04, मतलब 4% आपका हो जाएगा। क्लियर? जो आपका ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, उसका 4% आपको क्या करना है? मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना है। क्या करना है? मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील आपको प्रोवाइड यहां पर कराना है। ठीक है, क्या कराना है? मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील आपको प्रोवाइड कराना है। आई बात समझ में? ये आपका मैक्सिमम एरिया और मिनिमम एरिया का रिकमेंडेशन हो गया है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें अब, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है?
वो है हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसी को आप क्या बोलते हो, MOR। क्या कहलाता है आपका MOR, बता सकता है कोई, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? देखो, यह वह मूवमेंट होता है जो सेक्शन के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो। सपोज एक आपके पास सेक्शन है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे पास एक सेक्शन है, इसके ऊपर मैंने मूवमेंट को अप्लाई किया, तो ये वो मैक्सिमम मूवमेंट आपका हो गया जो इस सेक्शन के द्वारा क्या किया जा रहा है, रेजिस्ट किया जा रहा है विदाउट एक्सीडिंग स्ट्रेसेस। स्ट्रेस एक्सीड नहीं हो रही है, ठीक है, क्लियर, स्ट्रेस एक्सीड नहीं हो रही है। ऐसा कहने का मतलब यह है कि भाई स्ट्रेस अगर एक्सीड होंगी तो परमिसिबल स्ट्रेसेस के ऊपर चली जाएंगी, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, यह मूवमेंट that can be applied on a section without either concrete or steel having stress exceeding the permissible stress। मतलब कंक्रीट और स्टील की जो स्ट्रेसेस हैं वो परमिसिबल स्ट्रेसेस से एक्सीड नहीं कर रही हैं, क्लियर। कब तक, वो मूवमेंट जिसको आपका सेक्शन टेकन कर पा रहा है, रेजिस्ट कर पा रहा है, ये वो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है, क्लियर। और जहां पे जिस वैल्यू पर आपकी कंक्रीट और स्टील की स्ट्रेसेस परमिसिबल वैल्यू से क्या हो जाए, एक्सीड कर जाए, तो फिर क्या होगा, एक्सीड कर जाएंगी तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा क्या? कमेंट करके बताना जल्दी से, स्ट्रक्चर फेल होगा क्या? हाँ, नहीं? तो देखो इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज अ मूवमेंट, इट इज defined as a movement, it is defined as a movement that can be applied, that can be applied, that can be applied on a section, applied on a section, that can be applied on a section without either the concrete, without either the concrete, either the concrete and steel, ठीक है, कंक्रीट और स्टील अपन दोनों की बात कर रहे हैं, क्लियर। कंक्रीट एंड स्टील हैविंग स्ट्रेस एक्सीडिंग, having stress exceeding the permissible value, exceeding the permissible value। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, वो मूवमेंट जो सेक्शन पे अप्लाई किया जा रहा है, जिस मूवमेंट की वजह से कंक्रीट और स्टील की जो स्ट्रेसेस हैं वो परमिसिबल वैल्यू से एक्सीड नहीं कर रही हैं, वो हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा, क्लियर। अगर मुझे किसी भी सेक्शन के लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को फाइंड आउट करना पड़ेगा और सेक्शन को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि हमारा जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन, ठीक है। तो यहां पे अपन देखते हैं, टू कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टू कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट, first we have to calculate neutral axis depth, neutral axis depth हमें
न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ को कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड क्लासीफाई द सेक्शन एंड क्लासीफाई द सेक्शन, और हम सेक्शन को क्या करेंगे, और हम सेक्शन को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं आप फॉर बैलेंस सेक्शन। इसके लिए बात करेंगे फॉर बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बैलेंस सेक्शन के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं। तो बैलेंस सेक्शन अपन देखते हैं, यहाँ पे बैलेंस सेक्शन की अपन बात कर रहे हैं तो एमओआर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, बैलेंस सेक्शन के लिए। ठीक है, ये अपना हो गया एरिया ऑफ स्टील, एएसटी। ठीक है, हो जाएगा। ये अपना बिट्थ हो गया। ये अपना हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। ये अपनी न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, स्ट्रेस का वेरिएशन बनाए इसके लिए, तो स्ट्रेस का वेरिएशन देखो आप क्या बनेगा। ठीक है, बैलेंस सेक्शन है मतलब कंक्रीट की स्ट्रेसेस जो रहेंगी और अपना स्टील की जो स्ट्रेसेस रहेंगी दोनों क्या होंगी, साथ में अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहुंचेंगी। ठीक है, पहुंचेंगी ना। ये अपना क्या हो जाएगा, टॉप से न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ अपन देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना एक्स बैलेंस। कितना हो जाएगा एक्स बैलेंस, ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना डी माइनस एक्स बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे अपना क्या आ रहा होगा, यहाँ पे अपना आ रहा होगा ये टोटल टेंशन। ठीक है, और यहाँ पे अपना ये एक्ट कर रहा होगा क्या, टोटल कंप्रेशन। और टोटल कंप्रेशन जो अपना एक्ट कर रहा होगा यहाँ पर, वो अपना एक्ट कर रहा होगा कितनी डिस्टेंस पर, एक्स बैलेंस बाई 3 पर। ठीक है, ये टोटल कंप्रेशन और टेंशन के बीच का जो आपका डिस्टेंस होगा ये आपका क्या कहलाता है, जेड। जेड कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स बैलेंस बाई 3, यही हो जाएगा एक्स बैलेंस बाई 3, यही हो जाएगा। ये बैलेंस सेक्शन आपका यही है। ठीक है, बैलेंस सेक्शन की अपन बात कर रहे हैं तो बैलेंस सेक्शन तो आपका यही होगा। ठीक है, और बैलेंस सेक्शन की अगर मैंने यहाँ पे बात की है, सपोज मान लो बैलेंस सेक्शन की अपन ने बात की है, तो देखो फॉर बैलेंस सेक्शन आपको मैंने एक और चीज बताई थी। क्या बताया था कि जो हमारा एक्स होता है, जो हमारा क्या होता है, एक्स होता है, वो एक्स बैलेंस के बराबर होगा। होगा एफसीबीसी जो हमारा होगा, एफसीबीसी वो हमारा सिग्मा सीबीसी के बराबर होगा। ठीक है, और एफ एस टी जो हमारा होगा वो हमारा सिग्मा एस टी के बराबर होगा। ठीक है, और क्या बताया था मैंने, ए एस टी जो हमारा है वो हमारा ए एस टी बैलेंस के बराबर होगा, और एम ओ आर जो हमारा है वो आपका एम ओ आर बैलेंस के बराबर होगा।
ये सारी चीजें मैंने आपको कंडीशन लिखाई थी कल के लेक्चर में, लिखाई थी मैंने कल के लेक्चर में, आपको ये बताया था मैंने, ठीक है। ये सारी कंडीशन लिखाई थी मैंने बैलेंस सेक्शन के लिए। अब अपने को यहाँ पे एमओआर फाइंड आउट करना है, ठीक है। एमओआर यहाँ पे किसके बराबर है? एमओआर बैलेंस के बराबर है। किसके बराबर है? एमओआर बैलेंस के बराबर है। तो एमओआर बैलेंस जो हमारा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सी जेड इक्वल्स टू टी जेड लिख सकता हूं ना। तो अगर मैं बोलूं मैं कंप्रेशन साइड से निकाल रहा हूं, कहां से निकाल रहा हूं? एमओआर बैलेंस को कंप्रेशन साइड से निकाल रहा हूं तो सी इंटू जेड लिखूंगा, ठीक है। अब कंप्रेशन साइड से निकाल रहा हूं तो देखो एमओआर बैलेंस हमारा टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू सिग्मा सीवीसी इंटू एक्स बैलेंस इंटू बी इंटू जेड हमारा है बी माइनस एक्स बैलेंस बाई 3 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां पे बी नो डेट, बी नो डेट हम क्या जानते हैं कि एन नॉट जो हमारा होता है वो होता है एक्स बैलेंस बाई डी होता है। और अगर ये एक्स बैलेंस बाई डी होता है तो एक्स बैलेंस जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? एन नॉट इंटू डी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहां पे पुटिंग इन एबव इक्वेशन, पुटिंग इन एबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में अपन ये चीज को पुट कर रहे हैं। तो क्या आएगा अपना? एम ओ आर बैलेंस इक्वल्स टू 1/2 इंटू सिग्मा सीवीसी, एक्स बैलेंस की जगह रख देंगे एन नॉट इंटू डी और बी आपका है इंटू यहां पे अपन ने डी को निकाला कॉमन तो 1 माइनस एक्स बैलेंस अपॉन 3 इंटू डी, ठीक है। तो आगे देखो आप एम ओ आर बैलेंस, एम ओ आर बैलेंस आपका क्या आएगा? 1/2 इंटू सिग्मा सीवीसी इंटू एन नॉट इंटू बी इंटू डी स्क्वायर हो गया। 1 माइनस एक्स बैलेंस बाई डी अपन आप यहाँ पे एन नॉट बाई 3 लिख सकते हो ना। तो 1 माइनस एन नॉट बाई 3 जो आपका आता है वो हो जाता है आपका जे नॉट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एम ओ आर बैलेंस आपका हो जाएगा 1/2 इंटू सिग्मा सीवीसी इंटू एन नॉट, ये वाली टर्म को मैंने आगे ले लिया तो ये हो गया आपका जे नॉट लीवर आर्म कोफिशिएंट इंटू बी डी स्क्वायर। अरेंज कर दिया साथ में मैंने बस, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये आपका एमओआर बैलेंस निकल आया, ठीक है। अब आप देखो यहां पे एम ओ आर बैलेंस जो आपका है इसको मैं लिख सकता हूं क्या? आर डब्ल्यू बी डी स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं? आर डब्ल्यू बी डी स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं? आर डब्ल्यू बी डी स्क्वायर। ये चीज आपको यहां पे याद रखना है। अच्छा, आर डब्ल्यू बी डी स्क्वायर यहां पे लिखा है तो चूंकि यहां पे मैंने क्या बोला कि जो हमारा आर डब्ल्यू है वो किसके बराबर है? आर डब्ल्यू। तो आर डब्ल्यू अपना बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू सिग्मा सीवीसी इंटू एन नॉट इंटू जे नॉट, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे एमओआर बैलेंस निकला है ये आपका निकला है कहां से? कंप्रेशन साइड से। कहां से निकला है? कंप्रेशन साइड से निकला है। अब अगर मैं बोलूं कि इसी चीज को अपने को निकालना है टेंशन साइड से, कहां से निकालना है? टेंशन साइड से निकालना है। तो आप देखो एम ओ आर बैलेंस अब अपन निकाल रहे हैं टेंशन साइड से। तो टेंशन साइड से निकालेंगे तो एम ओ आर बैलेंस टोटल टेंसाइल फोर्स हमारा क्या होता है? हाँ, टोटल टेंसाइल फोर्स क्या होता है? देखो एम एस टी इंटू सिग्मा एस टी बाई एम।
और जेड कितना है आपका, डी माइनस एक्स बैलेंस बाई 3। हाँ, अब यहाँ पे ये जो EST है ना, ये भी किसके बराबर होता है, बैलेंस के बराबर। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखे देता हूं। MOR बैलेंस जो आपका आएगा वो आएगा सिग्मा ST बाई M इंटू M AST बैलेंस D माइनस एक्स बैलेंस बाई 3। ये आपका निकल के आया टेंशन साइड से। बैलेंस सेक्शन अगर आपका होगा तो टेंशन साइड से आप निकालोगे तो ये होगा। और यहाँ पे जो ये M है ना, ये आपका मॉड्यूलर रेशियो है। ये आपका क्या है, मॉड्यूलर रेशियो आपका है। ठीक है, ये आपका क्या है, मॉड्यूलर रेशियो आपका है। आई बात समझ में। अब अपन किसके लिए देखेंगे, अब अपन आगे देखेंगे किसके लिए, फॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए। बैलेंस सेक्शन का निकाल लिया, अब अंडर रेनफोर्स के लिए तो फॉर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। एक काम करते हैं, डायग्राम अपन बना बनाया ले लेते हैं। ठीक है, कल अपन ने बनाए हुए थे डायग्राम अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए स्ट्रेस का, ये है आपका। ठीक है, यही डायग्राम था आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए। हाँ, तो देखो यहाँ पे अब आप, ये आपका x हो गया, ये x बैलेंस हो गया है, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ आपकी यही होगी ना, ऊपर वाली। हाँ, ये आप यहाँ पे देखोगे तो यह है आपका क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहां पर आपका आ जाएगा ये कंप्रेशन, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये टेंशन। तो इन दोनों के बीच में आपका क्या आ जाएगा, लीवर आर्म जेड। जेड क्या होगा, डी माइनस एक्स बाई 3। क्यों, ये जो कंप्रेशन आपका है ये आपका एक्ट कर रहा होगा एक्स बाई 3 पर। कहां पे लग रहा होगा आपका, एक्स बाई 3 पर आपका लग रहा होगा। ठीक है, लग रहा होगा ना। और ये जो डिस्टेंस आपकी है ये आपका हो जाएगा d माइनस एक्स। ये आपका कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। तो मैंने क्या बोला था कि अगर हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। यही बोला मैंने आपको कि न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को अपन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, कैलकुलेट न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। कैलकुलेट न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। हम न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, कल नहीं उसके पहले वाली क्लास में बताया था, bx स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या होता है आपका, सॉरी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, m इंटू AST d माइनस एक्स। ये फॉर्मूला आप लगाओगे और इस फॉर्मूले से आप x को क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, फिर अपने को क्या चाहिए, फिर अपने को चाहिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, हाँ, या फिर बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। तो कैलकुलेट
कैलकुलेट बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। तो ये अपना कैसे निकलेगा, तो ये भी तो पता है अपने को कि भाई एक्स बैलेंस जो हमारा होता है एन नॉट इंटू डी, और एन नॉट भी आपको बताया हुआ है क्या है। तो यहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहां से आपका निकल के आ जाएगा एक्स बैलेंस निकल आएगा। जैसे ही ये निकला तो फिर अपन क्या करेंगे, देन चेक, देन चेक। तो एक्स लेस देन अगर एक्स बैलेंस आता है तो हमारा सेक्शन कैसा होगा, सेक्शन एज अंडर रेनफोर्स्ड, सेक्शन हमारा कैसा हो जाएगा सेक्शन हमारा अंडर रेनफोर्स हो जाएगा। और सेक्शन हमारा अंडर रेनफोर्स हुआ मतलब यहां पे अब एमओआर बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि एमओआर जो है आपका छोटा है, ठीक है। तो एमओआर हमारा क्या निकलेगा, सी इंटू जेड इक्वल टू टी इंटू जेड। तो एमओआर आप सी इंटू जेड के साइड से क्या लिख सकते हो, सिंपल सा, हाँ क्या लिख सकते हो, देखो एमओआर इक्वल टू 1/2। अब अंडर रेनफोर्स सेक्शन में कंक्रीट की जो स्ट्रेसेस हैं वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर नहीं पहुंची हैं, तो हम एफसीबीसी लेंगे, इंटू एक्स बैलेंस की जगह एक्स आएगा, इंटू बी इंटू जेड, जेड क्या आ जाएगा डी माइनस एक्स बाई 3। ये निकल गया आपका एमओआर कंप्रेशन साइड से, कंप्रेशन साइड से आपका ये निकल के यहां पर आ गया है, ठीक है। अब अगर टेंशन साइड से निकालना है तो एमओआर अपन निकालते हैं टेंशन साइड से। तो एमओआर टेंशन साइड से क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा एस टी अपॉन एम इंटू एम ए एस टी डी माइनस एक्स बाई 3। निकल गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब निकालेंगे ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए, ठीक है। तो फॉर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, अपन किसके लिए निकालेंगे, अब ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए निकालेंगे। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए आप निकालोगे तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सेक्शन। सेक्शन के लिए आप क्या करोगे, कैलकुलेट न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ आपका निकलेगा कैसे, वी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एम इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स। ये आप अप्लाई कर दोगे, यहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहां से आप निकाल दोगे एक्स को। देन आप क्या करोगे, कैलकुलेट बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। तो आप निकाल दोगे एक्स बैलेंस इक्वल टू एन नॉट इंटू डी, मतलब यहां से निकल आएगा आपका एक्स बैलेंस निकल आएगा, एक्स बैलेंस आपका निकल आएगा। और एक्स बैलेंस अगर आपका निकल आएगा तो फिर आप क्या करोगे, देन चेक आप लगाओगे तो एक्स ग्रेटर देन आपका किससे मिलेगा, एक्स बैलेंस से। तो आप क्या बोलोगे, सेक्शन एज ओवर रेनफोर्स्ड, सेक्शन एज ओवर रेनफोर्स्ड। और सेक्शन अगर आपका ओवर रेनफोर्स्ड हुआ तो अपन ओवर रेनफोर्स का डायग्राम ले लेते हैं। तो ये सेक्शन आपका यहाँ पे क्या आ गया, सेक्शन आ गया अपना ओवर रेनफोर्स्ड, ये आ गया अपना सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड, ठीक है। अब ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में कंक्रीट की जो स्ट्रेसेस होती हैं वो अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच जाती हैं,
पर स्टील की अपनी परमिसिबल वैल्यू पर नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके आगे का डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम पढ़ने वाले हैं। ठीक है।